सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, ये किताब लिखी है उदय माहुरकर, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और सूचना आयुक्त भी हैं। सर, अभी तक वीर सावरकर पे बहुत कुछ गिनी चुनी किताबें ही आई हैं। आपने जो एक किताब लिखी है, इसमें किन नए तथ्यों को आपने शामिल किया है? ये पूरी तरह से नई किताब है। ये कुछ मैं मानता हूँ कि ऐसी किताब अभी तक लिखी नहीं गई है कभी। इसमें वीर सावरकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह, भारत की कूटनीति के पितामह, उस बात को हमने इस्टेब्लिश किया है उनके कार्य के आधार पर। उन्होंने भारत के विभाजन को रोकने के क्या प्रयास किए थे। कोई ने मुझे आज कहा, अभी एक पत्रकार ने पूछा मुझे कि भाई आपने भारत को विभाजन को रोकने के क्या प्रयास किए, उसके बारे में आपने कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा पूरी किताब, आधी किताब ही उसके ऊपर है। वीर सावरकर 1937 के अंदर जब आए पॉलिटिक्स में, तो जब से वो आगाह कर रहे थे देश को, कांग्रेस को, कि मुस्लिम तुष्टीकरण करोगे तो बहुत बड़ी कीमत देश को चुकानी होगी, और वो प्रचार करते ही रहे, लेकिन देश और कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी। इसके लिए विभाजन हुआ। अगर सावरकर जी की बात मान ली होती, सावरकर जी क्या कह रहे थे, वो तो ये नहीं कह रहे थे कि मुसलमानों को हम सेकंड क्लास सिटीजन बनाएंगे, जिस टाइप का दुष्प्रचार सब करते हैं। वो ये कह रहे थे कि सबको समान अधिकार होना चाहिए। तो सावरकर्स फाइट, मतलब सावरकर की जो आइडियोलॉजी है, इट इज़ नॉट ए हिंदू सुप्रेमेसिस्ट व्यू, इट इज़ ए हिंदू प्रोटेक्टिव व्यू। और जब उनको पूछा गया लाहौर में कि भाई पत्रकारों द्वारा कि भाई आप और जिन्ना देश को धर्म के आधार पर तोड़ने पे क्यों तुले हो, तो सावरकर का जवाब है बड़ा देखने लायक है। वो जवाब में उन्होंने कहा है, उन्होंने उत्तर दिया कि आपका प्रश्न ही गलत है। मैं और जिन्ना एक ही पक्षी के पर नहीं है। जिन्ना इज फॉर मोर एंड मोर कंसेशंस व्हाइल आई एम फॉर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। और उनके हिंदू राष्ट्र मैनिफेस्टो के अंदर भी स्पष्ट, हिंदू राष्ट्र मैनिफेस्टो में इतना ही कहा उन्होंने कि हिंदू राष्ट्र देश के अंदर अल्पसंख्यकवाद के नाम पे दूसरा नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज्म, जो भारत की 70 साल की कहानी है। तो फिर सावरकर को इतना बदनाम क्यों किया गया, और क्या वो मुसलमानों के दुश्मन थे, जैसा कि ऐसे कहा जाता है? बिल्कुल भाषा को लेकर सवाल उठाया बिल्कुल नहीं। कट्टरवादी मुसलमानों के दुश्मन थे, मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे भाई। सब में बड़ा प्रमाण है उनका हिंदू राष्ट्र मैनिफेस्टो, उसको आप पढ़ लो। तो दुष्प्रचार था ये, और प्रचार क्यों हो रहा था इसमें भी हमने प्रकाश डाला है। जो लोग ये चाहते हैं कि भारत विभाजित रहे, जो मैंने शब्द प्रयोग किया था अभी एक पत्रकार के सामने, जो एलायन आइडियोलॉजीज, जो ये उसके जो फॉलोअर्स जो चाहते हैं कि भारत विभाजित रहे, उनके लिए वीर सावरकर समय बड़ा खतरा है। क्योंकि वीर सावरकर की जो आइडियोलॉजी है, वो अगर ऐसे मुसलमान कितने हों, एक डिबेट का विषय हो सकता है, जो राष्ट्रीय धारा में रहना चाहते हैं, उनके लिए भी पर्याप्त है, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन तो है ही। आप समझे कि नहीं? तो जो लोग भारत को विभाजित देखना चाहते हैं, जो भारत को, जो अपनी आइडियोलॉजी के लिए एक दुष्प्रचार करना चाहते हैं, वो लोग ही सावरकर जी को बदनाम कर रहे हैं। और जितनी, कोई ने पूछा मुझे कि भाई 2003 से क्यों ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जितनी मुस्लिम तुष्टीकरण की भूख बढ़ेगी, उतनी ही आवश्यकता सावरकर जी को बदनाम करने की भी बढ़ेगी। आप कह रहे हैं कि अभी सावरकर जितने पहले प्रासंगिक थे उतने ही अभी भी हैं? ज़्यादा है ना अब तो। क्यों इतने, क्यों ज़्यादा हैं? देखिए, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नाम का देश हो गया तो भारत पे एक बहुत बड़ी कैलेमिटी आ जाएगी। आज रोज हमारे नागरिक मरते हैं, हमारे सोल्जर मरते हैं, समझे ना। चाइना पे उन्होंने 1954 में कहा कि नेहरू पंचशील की बात कर रहे हैं, लेकिन नेहरू को मालूम नहीं है कि उनका जो पंचशील है वो बॉम्ब, मिसाइल और मशीन गन का है, और हमारा पंचशील है वो जो माला आती है, माला की जो वो आती बीड्स बोलते हैं, उसका है। समझे आप? फिर आप देखिए पाकिस्तान, मतलब आसाम का उन्होंने कहा, आसाम का उन्होंने ये कहा कि भाई उन्होंने कहा जब ईस्ट बंगाल के मुसलमान बड़ी संख्या में आके बस रहे थे ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर, जब सावरकर पहले नेता थे आसाम के बाहर के जिन्होंने देश को आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये जो मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में आके बस रहे हैं, ये आसाम की संस्कृति और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, उत्तर पट्टी की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे। उस टाइम में नेहरू जी ने कहा, नेचर एबॉर्स वैक्यूम, जहाँ खाली जगह होगी लोग आके रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं। तो सावरकर जी ने कहा, उनकी एक शैली थी बोलने की, काफ़ी कठोर बोलते थे वो, तो उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू को जो ज्ञान है
पर्यावरण का बड़ा निम्न कक्षा का है। नेचर ऑल्सो एबॉर्स पॉइजनस गैस। तो उस टाइम पर जो संख्या थी मुसलमानों की 10% थी, आज 35% हो गई है। तो सब में बड़ी बात वो वहाँ भी बन चुके हैं। जो नरम मुसलमान के अंदर, सुन्नी मुसलमान के अंदर दो नरमपंथी हैं, एक हैं और एक वहाबी पंथी हैं। उसमें एक अति वहाबी भी है। तो वहाँ पे अति वहाबी की तरफ बढ़ रहे हैं कई लोग। तो धारा 370 को हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, आपको लगता है कि जो भी सावरकर जी ने जो सपना देखा था, जो उनके विचार थे, आज उनको पूरा किया जा रहा है, वो सही साबित हो रहा है? बिल्कुल, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और हमने, हमारा जो पहला चैप्टर है पुस्तक का वो भी बड़ा जोरदार है। हमने कहा है डॉन ऑफ द सावरकर एरा। इंट्रोडक्शन हमने कहा है डॉन ऑफ द सावरकर एरा। और लास्ट चैप्टर हमारा जो है उसमें हमने लिखा है सावरकरिज्म अ विजन रीशेप्स इंडिया। जो भी आज मोदी जी कर रहे हैं, आपको लग रहा है सावरकर के सपने को यहाँ आगे ले जा रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा में है बिल्कुल। सावरकर को लेके हम उनकी आर्थिक नीति की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की और कूटनीति की। तो बिल्कुल सावरकर के विचारों को सार्थक करने का प्रयास हो ही रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि आपने सावरकर पे किताब लिख के एक तरह से आपने भी रिस्क लिया है, क्योंकि आपको क्या ये डर था कि सावरकर के हिस्से जो नफरत आई उसका कुछ हिस्सा आपके 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 हिस्से भी आ सकता था? सावरकर की नफरत थी नहीं, सावरकर की लड़ाई कट्टरवादियों से थी, जो देश को विभाजित रखना चाहते उन लोगों से थी। तो मेरा भी बड़ा स्पष्ट स्टैंड है एज ए इंडिविजुअल कि जो लोग भी देश को विभाजित करना चाहते हैं, जो लोग देश को विभाजित देखना चाहते हैं, लेकिन बात मीठी मीठी करते हैं, तो उसको हमको पकड़ने की शक्ति है हमारे पास। सावरकर जी का आशीर्वाद है ये। कांग्रेस अभी तो स्वीकार नहीं कर पाई है। देखिए कांग्रेस का तो मैंने बताया कि कांग्रेस, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट हम दोनों की मैं आपको बताता हूँ, जब 1962 के युद्ध में जब स्वयंसेवकों ने काम किया नेफा बॉर्डर पे आर्मी को मदद करने का चाइना के सामने, उस टाइम पे नेहरू जी खुद इतने वो हो गए, मतलब एक तरीके से इमोशनली वो चार्ज हो गए कि 1963 की जो परेड है रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की, उसके अंदर उन्होंने सैनिकों को खास बुलाया था, स्वयंसेवकों को। आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने भाग लिया है उसके अंदर। मैं मानता हूं कि जो 1962 का जो लेसन नेहरू जी को प्राप्त हुआ, अगर नेहरू जी 1964 में नहीं जाते और समय के लिए रह जाते तो शायद वो सावरकर जी को स्वीकार कर लेते। और बाद में इंदिरा गांधी ने तो सावरकर जी की प्रशंसा ही की है। तो ये जो कांग्रेस का स्वरूप है, ये सब में खराब स्वरूप है अभी, क्योंकि ये तो पूरा तुष्टिकरण वाले ही स्वरूप है पूरा। तो मैंने जैसे कहा कि जितनी तुष्टिकरण की आवश्यकता बढ़ेगी, जितना ज़्यादा तुष्टिकरण की उनको आवश्यकता उनको लगेगी, उतना ही उनको सावरकर जी को ज़्यादा बदनाम करने की भी आवश्यकता होगी। एक आखिरी सवाल, जो सावरकर जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, आपको लगता है कि वो नहीं मिला, अब उसको एक तरह से कोशिश की जा रही है? और दूसरा, जो उनके विचार थे कि जो लोगों को समझ में नहीं आया, जो उनको बदनाम करने की कोशिश की, अब उसको करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। देखिए जेडी जोगलेकर नाम के बहुत बड़े स्कॉलर थे सावरकरिज्म के ऊपर। सावरकर जी के एक स्कॉलर थे, उनकी काफ़ी उनकी प्रभुता थी उनकी। उन्होंने तो एक जो लेख लिखा सावरकर जी के जाने के बाद में, उसमें बिल्कुल जैसे कि वो रो पड़े ऐसा लगेगा आपको कि मतलब डाइड ए प्रॉफिट, डाइड एन अनसंग हीरो, इस टाइप का उन्होंने यूज़ किया है। पर वो इमोशन में आके एक चीज़ भूल गए थे कि जो सत्य होता है वो उजागर होता ही है। गौतम बुद्ध 200 साल तक उनको कोई जानता नहीं था निर्वाण के बाद। सम्राट अशोक आए, उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया और आज बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। वैसे ही सावरकर युग का प्रारंभ हो चुका है। 2014 के बाद सावरकर एरा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आरंभ राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में मेरा बहुत स्पष्ट है मेरा जवाब कि कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सावरकर युग का प्रारंभ हो चुका है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमसे प्रवीण के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।